Yes, definitely. You can start. यस। नमस्कार। नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है। आप हैं नोएडा से श्री वैश्वी जी, और आप गोल्फर हैं। आपने अपनी स्टडी यूएसए की है और उसके बाद आपने भारत लौट करके नोएडा में एक ऑर्गेनिक फार्म की स्थापना की है, शून्य फार्म। आप हमारे बीच आज मौजूद हैं, फाउंडर शून्य फार्म वैश्वी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत आज के विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं आपके प्रोग्राम का पार्ट रहूं और चीफ गेस्ट रहूं इतने अच्छे दिन पे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानना चाहेंगे आपसे कि एक स्पोर्ट पर्सन से आज एक एंटरप्रेन्योर की तरह से आज आप वर्क कर रहे हैं, तो एक स्पोर्ट पर्सन से एक एंटरप्रेन्योर तक की यात्रा, आपकी जर्नी, आपसे ही जानना चाहेंगे। मैं बोलूंगी स्पोर्ट्स पर्सन से फार्मर की जर्नी है ये। हाँ, एंटरप्रेन्योर तो डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कैसे मतलब बिजनेस कैसे चलेगा, राइट? जो चीज आप उगा रहे हो, जो चीज बना रहे हो, उसको बेचना भी है फाइनली। सो ये कैसे हुआ, ये प्लान में तो था नहीं जी। मैं तो मतलब जिंदगी भर मैंने गोल्फ खेला है, मैं एथलीट रह चुकी हूँ, और कभी भी मैं ऑफिस में नहीं बैठी थी, मैं हमेशा बाहर नेचर में रहती थी। सो आई थिंक वहां पे थोड़ा कनेक्शन शुरू हुआ था 20 साल से गोल्फ खेलना। बट ये टर्निंग पॉइंट तब आया था जब मैं वापस इंडिया आई गोल्फ खेल के, और मैंने फिर मुझे पता नहीं था आगे क्या करना है, बट ये चीज मेरे मन में थी कि हाँ, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, या योगा सिखाना है, या फिर गोल्फ कोच बनना है, ऐसी कुछ। उस समय अपॉर्चुनिटी आई। हम किसी को जानते हैं, उनका लैंड है, और वो भी देसी गाय के लिए कुछ करना चाह रहे थे, पर उनके पास ना टाइम था ना एनर्जी थी ये कुछ करने की। तो उन्होंने बोला कि देखो, अभी तुम सोच रही हो क्या करना है, अगर ये करना है तो ये सही समय है, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो तब मैंने इसके बारे में सोचा, और फिर मुझे समझ में आया कि ये तो एग्जैक्टली वही है जो मैं करना चाह रही थी, और इसमें सबका इतना फायदा है जो कि मैं डिटेल में आगे बताऊंगी आगे के क्वेश्चंस में। सो बाय चांस, बाय एक्सीडेंट ये हुआ। शायद नियति आपको वहां से यहाँ लेके आई थी, बोल सकते हैं। एक जिज्ञासा होती है जब हम आपके फॉर्म का नाम पढ़ते हैं, शून्य फॉर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने उसको देखा तो शून्य कहीं ना कहीं एक फिलोसॉफिकल वर्ड है, तो आपको इस फॉर्म को शून्य फॉर्म देने के पीछे क्या लॉजिक था? क्यों इसको आपने नाम शून्य ही चुना? ओके, सो पहली बात तो ये मैंने सोचा नहीं, मेरे को अपने आप ही नाम आ गया ऐसे ही, अपने आप ही। तो मैं डेली ध्यान करती हूँ, तो ध्यान में अपने आप ही शून्य नाम आया, और मुझे लगा कि शून्य तो नेगेटिव नाम है, मतलब शून्य कैसे। फिर थोड़ी देर और ऐसे आंख बंद करके थोड़ा सोचा तो समझ में आया, अरे शून्य ही तो मतलब उस हमारे सिद्धांत है कि शून्य रसायन, शून्य मिलावट, और शून्य क्रॉस ब्रीड या फॉरेन ब्रीड। तो हर चीज में शून्य का इस्तेमाल है, और जो हमारे सिद्धांत है उसी पे चलता है। तो फिर मैंने शून्य ही नाम रखा इमीडिएटली। बहुत सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मतलब शून्य जो है, कोई भी यदि प्रोफेशनल दुनिया में जाएगा तो एटलीस्ट शून्य से प्लस में ही जाएगा, लेकिन शून्य एक ओवरऑल एक यूनिट है, क्योंकि एट लास्ट और आपकी जो इनिशिएशन है और जो लास्ट है वो वही है। तो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंट ये स्टेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये आता है कि जब कोई फार्मिंग कर रहा हो, खास करके डेयरी फार्मिंग कर रहा हो, तो अपने प्रॉफिट के लिए कोई भी काम करेगा तो अपने व्यक्ति प्रॉफिट के लिए करेगा। तो उस प्रॉफिट के लिए आपने देसी गाय को चुना, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर दूसरी जो भैंस की प्रजातियां हैं उनको चुनते हैं, या गाय की जो ब्रीड प्रजातियां हैं, संकरित प्रजातियां हैं, या जैसे जर्सी गाय वगैरह है उनको चुनते हैं, लेकिन आपने पूरी तरह से देसी गाय रखी है। तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा इससे क्या हमें बात, एक तो हमारे मन में हमेशा से था कि देसी गाय ही करनी है, नहीं तो नहीं करना है। मतलब करना है तो देसी गाय के नस्ल सुधार पे काम करना है। दूसरा, हमारे अंदर एक ये मिशन है कि देसी गाय के ऊपर एक सक्सेसफुल फार्मिंग मॉडल सेटअप करना है।
ओके, क्योंकि ऐसा मतलब बहुत कम दिखता है कि देसी गाय और लोग मतलब उस पे ही अपना पूरा चला रहे हैं फार्म, उसी से पूरा उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है और अच्छे तरीके से सब हो रहा है। नॉर्मली देसी गाय का जब लोग सोचते हैं तो उनको लगता है अरे वो तो दूध कम देती है, वो रख के हमारा क्या फायदा होगा। तो हमारा मिशन डे 1 से ये था कि लोगों को प्रूफ करना कि देसी गाय रख के भी आप प्रॉफिट में हो सकते हो और आप मतलब बहुत अच्छे से काम कर सकते हो देसी गाय के थ्रू। जी सही बात है, क्योंकि अच्छा ये जो जैसे आपने कहा अभी नस्ल सुधार, तो नस्ल सुधार पर हम और बेहतर कैसे काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और अभी ब्रीफ में आप बताएंगे तो, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। आज जो गांवों में गाय तो है, ऐसा नहीं है कि गाय नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दूध नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं नस्ल सुधार की आवश्यकता तो है। तो इसमें हम और कैसे आगे जा सकते हैं, इसमें और कैसे और ज्यादा बेहतर काम किया जा सकता है? नस्ल सुधार में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इस देश में, क्योंकि हमारी जो इतनी अच्छी नस्लें थी 100 से ऊपर संख्या में थी, अब वो 40 से भी कम रह गई, और वो भी 40 मतलब ऐसे नहीं है कि प्योरिटी है उनमें, वो हमने पिछले 60-70 साल में उनको क्रॉसिंग करके ना बिल्कुल ही डाउन कर दिया है। उसी वजह से वो गाय मतलब उसी वजह से जो देसी गाय उन पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि लोग हमेशा HF या जर्सी के पीछे भागे हैं। तो इस पे काम कैसे किया जा सकता है कि हम अच्छे नंदी खोजें, आइडेंटिफाई करें, उनको डेवलप करें, और जो ब्रीडिंग का काम है ना उस पे फोकस किया जाए। ऐसा ना हो कि हम गाय को किसी भी लोकल बुल के साथ छोड़ दें, क्योंकि किसी भी फार्म पे आप देखें तो 50% रिजल्ट नंदी से आता है, 50% गाय से आता है। अब जो गाय की क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती, पर उनका जो अगली जो जनरेशन आएगी, जो उनके बच्चे आएंगे, उनकी नस्ल सुधारने का काम हो सकता है कि आप बुल कौन सा लगा रहे हो, कितना अच्छा। तो अगर आप बुल अच्छा लगाओगे तो जो अगली जनरेशन आई, आपकी अगली पीढ़ी आई, वो 50% सुधर गई, फिर उनपे जो दूसरा बुल लगा अच्छा, वो फिर ऑलमोस्ट 75, 80, 90% तक सुधर जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म काम है, मतलब ये जल्दी नहीं होगा, इसमें 7, 10, 12 साल लगते हैं, पर ये बहुत जरूरी है। जैसे अपने फार्म पर मैंने देखा सूनी फार्म्स, अपने फार्म पर जो अपन गौपालन कर रहे हैं, गौपालन के साथ साथ और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम वहाँ पर जैसे आप कर रहे हैं, जैसे हमने देखा वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और शायद शहद भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शून्य फार्म पर जो एक्टिविटीज चल रही हैं अभी उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ओके, तो शून्य फार्म पे प्लानिंग बहुत चल रही है, एक्टिविटी उस हिसाब से कम चल रही है, प्लानिंग में बहुत कुछ है। तो हम जो गाय का गोबर है, गौमूत्र है, उससे खेत के लिए बहुत सारी पद्धति बनाते हैं। हम जीवामृत बनाते हैं, बीजामृत, नीमास्त्र, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जिनका फिर हम खेत में इस्तेमाल करते हैं अपने पेड़ों पौधों के लिए, एज फर्टिलाइजर, एज पेस्टिसाइड। ठीक है, उसके अलावा उसका गोबर हमारे बायोगैस में भी जाता है, जिससे हमारी कुकिंग गैस भी निकलती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो स्लरी आती है उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी गोबर गौमूत्र से हो गई, और फिर जो खेत उपजाऊ होता है उनमें हम बहुत सारी चीजें उगा रहे हैं। और अभी करेंटली जो हमारा हनी है वो उत्तराखंड और शिवालिक रीजन में प्रोड्यूस होता है, वहीं पे हमारे बक्से रखे हैं, हमारे फार्म पे अभी हमने नहीं लगाए हैं, तो वो प्लानिंग में है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी नेक्स्ट 1, 2, 3 साल में प्लानिंग में है हमारी। बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि मैंने देखा है जितना सूनी फार्म के प्रोडक्ट्स जो मैंने देखे, तो उनकी जो जिस तरह से आप लोगों को डिलीवरी देते हैं, उसकी जो पैकिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इतनी नीट एंड क्लीन है और इतनी हाइजीन है कि उसको देखकर ही एकदम से मन करता है कि इसको एटलीस्ट एक बार तो यूज करके देखना चाहिए। तो आपके सूनी फार्म्स पर अभी जो आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आपने बताया हनी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां से बुला रहे हैं, मिल्क में भी आप कुछ चीजें कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि अभी क्या क्या आपने वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, और जिससे हम व्यक्ति यदि कोई इससे लाभान्वित होना चाहे, जैसे घी, आपके यहाँ जो घी प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसी कौन कौन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी जो व्यक्ति उसको लेकर उससे लाभान्वित हो सकता है? अच्छा, तो हमारे पास अपनी देसी गाय का दूध है। देसी गाय का दूध भी हम अलग अलग वैरायटी में देते हैं, मतलब अगर किसी को किसी एक ही नस्ल का चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अपने फार्म पे हमारे सब्जियां और फल तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा हनी मैंने आपको बताया, फिर हम घी बनाते हैं, तो घी भी बिलोना पद्धति से बनाते हैं,
और बिल्कुल मतलब जैसे पुराने जमाने में बनता था वैसे ही बनाते हैं। आजकल के भी आप घरों में देखेंगे तो वो क्रीम से बनता है, तो हम कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करते घी बनाने में, और उसका स्वाद भी बिल्कुल ही अलग आता है, उसकी जो महक है वो भी बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा जो हमारे वो है शक्कर, गुड़, शक्कर, खांड, ये हमारे बनते हैं हरिद्वार के पास, तो वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, कोई उसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है। जो गन्ना होता है वो ऑर्गेनिक उगाते हैं। उसके बाद सारा जो प्रोसेस है शक्कर बनाने का भी, मतलब गुड़ शक्कर नहीं, खांड सारी की बात अगर करें तो पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल इसमें रिफाइनिंग एजेंट्स, ब्लीच, सल्फर, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। तो उनकी भी क्वालिटी बिल्कुल मार्केट से अलग होती है। जो हमारा ब्राउन शुगर भी होता है, अगर आप मार्केट का देखें और हमारा देखें तो उसमें बहुत फर्क है, और ऑब्वियसली सेहत में तो फर्क आएगा ही, क्योंकि किसी भी तरह का उसमें अडल्ट्रेशन नहीं है। मस्टर्ड ऑयल हम बनाते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल वही कच्ची घानी बिल्कुल बढ़िया रहती है, कुकिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। दालें अपने फार्म की हैं हमारे पास, मूंग, अरहर और उड़द, तो उनकी क्वालिटी भी बढ़िया है। तो जाहिर सी बात है, आप जो चीज जिसमें आप गोबर और मतलब गोबर से अगर आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ कर रहे हो, तो जो भी वहाँ पे आप उगाओगे वो बढ़िया क्वालिटी का ही आएगा। बहुत बढ़िया। और एक चीज है, जैसे जब अपन देसी गाय की बात करते हैं, तो देसी गाय में भारत में जो नस्लें हैं वो साहीवाल, थारपारकर, गिर, इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं, इनकी क्या अपनी खासियतें हैं? क्योंकि आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं, तो आपने जाकर देखा होगा अपने फॉर्म पर गाय लेने से पहले, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनमें पर्टिकुलर क्या डिफरेंशिएशन है और क्या इनकी अपनी खासियतें हैं, थारपारकर या जो भी नस्लें हैं अपने यहाँ की। मैं पहले उनकी वो बताऊंगी कि सिमिलैरिटी क्या है उन सब में। तो ऑफ कोर्स ये सारी देसी नस्लें हैं, तो ये हमारी जमीन के लिए सबसे ज्यादा सूटेड है, मतलब ये जल्दी बीमार नहीं पड़ती, ये कम खाने में भी ठीक रहती हैं। अगर आप फॉरेन गाय का देखोगे तो अगर उनको खाना कुछ टाइम नहीं मिला, उनका दूध हमेशा के लिए डिप हो जाता है, उनकी हेल्थ डिप हो जाती है, फिर बहुत टाइम लगता है उनको वापस उस लेवल पे आने में। देसी गाय हमारी बहुत हार्डी होती हैं, उनको दवाइयां भी कम चाहिए होती हैं, और कैसे भी कंडीशन में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये तो एक उनकी सिमिलर बात हो गई। दूसरा, उन सबकी जो दूध की क्वालिटी है वो बिल्कुल ही अलग होती है। चाहे आप थारपारकर लें, साहीवाल लें, गीर लें, राठी लें, कांकरेज लें, सबकी दूध की क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी मिल्क होता है। बट अगर आपको उनको देख के पहचानना हो तो बहुत फर्क है। जैसे अलग अलग मतलब दुनिया में अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग दिखते हैं, वैसी गाय भी हैं। थारपारकर गाय जो है बिल्कुल प्योर व्हाइट होती है और बहुत ही सुंदर गाय है। गर्मी में तो बिल्कुल चमकती है वो धूप में, और सर्दियों में थोड़ी सी उसके जो कलर है वो थोड़ा सा काला सा हो जाता है। एंड वो और साहीवाल काफी मिलते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें। बट थारपारकर थोड़ी बड़ी होती है और साहीवाल थोड़ी उसका पीछे का उठा होता है और आगे का थोड़ा सा नीचे होता है। दोनों के फोरहेड जो होते हैं वो थोड़े फ्लैट से होते हैं अंदर की तरह वैसे, और गीर का उल्टे तवे की तरह होता है। गीर बहुत ही अलग दिखती है। जो राठी है वो साहीवाल और थारपारकर का मिक्स्ड ब्रीड है, मतलब वो बहुत पहले हो गया तो इसलिए वो अपनी ही ब्रीड अब मानते हैं लोग, बट बहुत पहले साहीवाल और थारपारकर की क्रॉसिंग की वजह से राठी आई थी। तो राठी बहुत ही अलग दिखती है। कुछ राठी स्पॉटेड होती हैं, व्हाइट ब्राउन, कुछ ब्लैक व्हाइट होती हैं, कुछ रेड व्हाइट होती हैं, कुछ मतलब बिल्कुल साहीवाल की तरह दिखती हैं। और गीर की बात करें तो उनके तो बहुत ही मतलब गिर की हाइट सबसे ज्यादा होती है, और जैसे मैंने फोरहेड का बताया उल्टी तवे जैसा, कान उनके नीचे जाते हैं और फिर जाके नीचे मिलते हैं, सींग भी नीचे जाते हैं। एक कॉमन पॉइंट इन सब ब्रीड्स में है कि सबका हम्प होता है और सबका जो पीछे का एरिया होता है वो बिल्कुल राउंडेड होता है, और फॉरेन गाय का देखें तो बिल्कुल शार्प होता है। तो काफी सारे फर्क हैं। वो अगर गाय सामने होगी तो और भी चीजें बता सकते हैं। आपने बताया इन सारी नस्लों के बारे में, ऐसा सुनने में आया है कि जो गिर गाय होती है उसके दूध में गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, सोने के कण, ऐसा कुछ है या बस ये ऐसा बता दिया गया है या इसके पीछे कोई लॉजिक है? लॉजिक की बात नहीं, रिसर्च की गई है, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई है, एंड एक दो और भी रिसर्चेस हैं इसके ऊपर। तो एक्चुअल मतलब इसमें स्वर्ण मिलता है,
और मैं तो इसको डेफिनेटली बिलीव करती हूँ। अब लोगों के ऊपर है वो बिलीव करें ना करें, बट मैं तो बिलीव करती हूँ, क्योंकि जो गाय का हम्प होता है उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, और जब उस पर धूप पड़ती है तो उसमें स्वर्ण के पार्टिकल्स आते हैं, और वो उनके दूध और गौमूत्र में येलो कलर भी लाते हैं। सो उससे बहुत फायदे होते हैं हेल्थ में। अभी अपना जो सूर्य फार्म पर अभी आपने कौन कौन सी गाय रखी हुई है? थार, बर्गर, गिर? 6 टाइप की ब्रीड्स रखी हैं, तो गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणा और कपिला। और अभी हमें 2-3 ब्रीड और ऐड करनी है, बट अभी मिल नहीं रही है हमें एक सॉरी, क्योंकि इसको जो ओरिजिनल चीज गाय है उसको पहचानना और वो मिल पाना, ये भी एक कठिन काम है आज के समय में। क्योंकि जहां तहां हम देखते हैं तो जो सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, वो तो जो गिर नहीं है उसको भी गिर कह के बता देंगे। तो फिर इसमें ऐसे कैसे पहचाना जाए? इसको पहचानने का सही तरीका क्या है कि हम गिर ही पहचान जाए? पहचानने का सही तरीका ये है कि पहले 6 महीने 1 साल आप पहचान सीखो, फिर आप खरीदने जाओ। तो किसी और के साथ आप जाओ जिनको आप जानते हैं, या उनकी गौशाला है, आप जाके गौशाला में दिन रात रहो, देखो गाय कैसी होती हैं। और प्योरिटी किस चीज को बोलते हैं, मतलब गिर भी है तो गिर में भी प्योर कौन सी गाय होती है, और देसी गाय को कैसे पहचाना जाता है। तो ये इन सब चीजों में टाइम लगता है। आप ये नहीं कि मतलब अगर किताब में लिखा हो और पढ़ के बंदा सीख ले तो क्या ही बात थी। तो थोड़ा इसमें अनुभव खुद का बनाना पड़ेगा। हम जैसे एक व्यक्ति अपना ऑर्गेनिक फार्म शुरू करना चाहे, एक गौशाला अपनी शुरू करना चाहे 5 या 10 गाय से, तो उसे अप्रोक्सीमेटली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब वो 5 गाय की या 10 गाय की अपनी गौशाला स्टार्ट कर सकता है? और उसे गाय के साथ साथ टोटल ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें लगभग कितना उसे लागत आती है? तो इस पे 2-3 चीजें डिपेंडेंट हैं कि आप सिर्फ देसी की बात करें ना, पहली बात जी। तो दूसरा इसमें यह है कि आप देसी भी है तो चाहे अच्छी नस्ल की है या अच्छे दूध की है, तो वो गाय तो महंगी मिलेगी, मतलब आपको 60-70 के अराउंड में मिलेगी। अगर आप बहुत लकी हुए तो आपको शायद 50 में भी मिल जाए, बट आज के टाइम में मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोग जानते हैं कि इसकी क्या कीमत है देसी गाय की। तो मैं अगर एवरेज 70,000 लगाऊं तो 5 गाय का 3.5 लाख तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। और फिर अगर आपके पास रखने की जगह है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसका अलग एक कॉस्टिंग हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप मंथली देखें तो अगर आपका अपना खेत है और उसी खेत में जो आप उगा रहे हैं उससे आपके गाय का चारा पानी सब कुछ उससे हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो 100 रुपया लगा लीजिए दिन का गाय का, ठीक है। और मंथ का जो भी उनका एआई, अगर क्योंकि आप 5 गाय पे बुल तो रखेंगे नहीं, तो आप एआई करेंगे, अगर उनका कुछ ट्रीटमेंट हुआ तो ट्रीटमेंट करेंगे, तो 500 पर गाय का ये अलग लगा लीजिए, तो पर गाय ये 3500 रुपए हो गया। फिर आप खुद गाय का ख्याल रख रहे हैं या आप एक गौपालक रख रहे हैं, वो अलग हो गया। अगर गौपालक रख रहे हैं तो क्या सैलरी आपके एरिया में 8,000, 10,000, 12,000 क्या है, वो अलग एक कॉस्ट हो गई। फिर आपका दूध कितने में जा रहा है, 50 रुपए, 60 रुपए, आपका फैट परसेंट पे दूध है या वहां पे लोगों को जागरूकता है और आप A2 मिल्क करके थोड़ा ज्यादा दाम पे दे सकते हो, 70 रुपए, 90 रुपए, उससे थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। और फिर दूसरा ये बात है, मतलब आखिरी में, कि आप डिलीवरी कैसे कर रहे हो दूध की, और वो मार्केट आपका कितना दूर है, आपका भी पास में है या आपको एक डिलीवरी कॉस्ट अलग से लग रही है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। बट अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 5 गाय को रखने में और एक अगर गौपालक रख लिया तो 30,000 के अराउंड खर्चा है। एंड अगर आपका 50 रुपए में दूध जा रहा है और डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा ऐड नहीं की तो 45,000 कुछ आपको मिल रहा है। मोटा मोटी 15,000 आप बचा सकते हैं, बट फिर वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं और कैसे कर रहे हैं। जी। अब आप इतने एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इस फील्ड में, तो इसकी विशेष चुनौतियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, जिनको सॉल्व करना एक बड़ी बात है? जो व्यक्ति इसमें आना चाहता है, जो अपनी गौशाला स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जो पहले उसे सॉल्व करने होंगे, जिनके बारे में पहले से उसे मैनेजमेंट सोच के रखना पड़ेगा?
चैलेंजेस बहुत हैं। मैं बोलूंगी हर चीज ही चैलेंज है, क्योंकि आप एक जीव के साथ काम कर रहे हो ना। आपने कोई दुकान तो खुली नहीं है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप डेली मतलब एक जीव को रख रहे हो, उसके साथ ही हैंडलिंग आपकी है, उसका आपको समझना है कि वो क्या महसूस कर रहा है, उसको कैसे क्या चाहिए। तो उस चीज के क्या ही मतलब ये आपको बस एक एक्सपेक्ट करके चलना है कि अब आपकी लाइफ मतलब उसके ऊपर है, राइट। उसकी लाइफ पहले है क्योंकि आपने उसको रखा है। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है। इसके बाद में जो सारी चीजें वो तो फिर मार्केटिंग रिलेटेड हो गई, और पैकिंग देखना है, स्टाफ को देखना है, खुद टाइम निकालना है, क्योंकि अगर आप नहीं निकालोगे तो आपका स्टाफ नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी गाय आपके ऊपर होनी चाहिए। ये तो अभी बात हुई गाय के बारे में और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन इसका सूनी फार्म्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमने देखा है वो है वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ के प्लांट्स जो आपने लगाए हैं। जिस जतन से आप उसकी देखरेख कर रही हैं, वो आज पर्यावरण दिवस है और उसकी चर्चा ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। और उसकी चर्चा भी क्या करें, वो तो कभी वहां आकर वो जो आपने फ्रूट्स के पौधे लगाए हैं डिफरेंट काइंड के, जो हमने आपके डिफरेंट इंटरव्यूज में देखे हैं, बस उनका जब फल खाएंगे तभी उसके बारे में उसको ज्यादा अच्छे से बेहतर बता पाएंगे। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। और श्री नर्मदा कुंज जैसा अभी हम जो सोच कर चल रहे हैं, इंदौर रीजन में एक सूलपानी एरिया आता है, वहां पर इस क्षेत्र में काफी प्रोबेबिलिटीज है, काफी संभावना है। तो हम एक विजन लेकर चल रहे हैं और भविष्य में ये उम्मीद करते हैं कि जब ये सब चीजें सब जब ठीक हो जाएं, कोविड के कारण थोड़ा सा जो एक सिंपल फ्लो में जो एक प्रॉब्लम्स आई हैं, जब ये नॉर्मलाइज हो जाए तो हम एक बार आपके फॉर्म पर आए, सारी चीजों को देखें, आपसे लर्न करें और फिर उस एक प्रॉपर साइंटिफिक गाइडेंस में सूरपानी में एक बड़ा इम्प्लीमेंट इस डायरेक्शन में करना है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है मैम, आपका मैसेज एक प्रतीक्षा मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति घर में बैठ के किसी चीज के बारे में बोलता है, पढ़ के कोई चीज के बारे में बोलता है, तो वो एक डिफरेंट चीज होती है, वो एक किताबी भाषा होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस राह से गुजर के उस वर्क को करके उसको बोलता है तो वो एक एक्सपीरियंस होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आपके वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हम चाहेंगे हमारे सामने आप साझा करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन आपने इतनी अच्छी बात बताई है कि आप शूलपानी में ऐसा कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आपका इनिशिएटिव है और मैं आपको पूरी तरह से बेस्ट विशेस देना चाहूंगी इस इनिशिएटिव के लिए। और ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फील्ड में आए तो बेहतर रहेगा। जो हमारा इन्वायरमेंट है, आप देख ही रहे हैं कि हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं और उसी की वजह से जो आजकल सारी बीमारियां हैं और मतलब मौसम में जो चेंजेस हैं, इवन जो ये कोरोना सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं हमने ही मतलब शुरुआत की है, कहीं ना कहीं मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जहाँ पे भी कर सकते हैं करें कि ये साइकिल थोड़ी रिवर्स हो और वापस हम जहाँ से आए थे एटलीस्ट थोड़ा उस पे वापस जाएं। जो हमारी मिट्टी है उसको वापस उपजाऊ करें, जो हमारा पानी है थोड़ा उसमें सुधार आए, जो हम सांस ले रहे हैं वो मतलब उसमें थोड़ी ऑक्सीजन और आए। तो जो भी कर सकते हैं, चाहे आप पेड़ आप उगा सकते हो या आप अपना फार्म शुरू कर सकते हो या गाय की सेवा कर सकते हो, मतलब हर छोटी चीज से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। और आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं एंड एनी टाइम आप हमारे फार्म पे आएंगे, यू आर वेलकम एंड आप आके रुक सकते हैं, देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। हम आपको अपनी तरफ से जो भी कुछ आपको ज्ञान दे सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ताकि आपसे वो गलतियां ना हो जो हमने की थी, वो हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे। बहुत बहुत आभार मैम, आपने इतनी आपकी सर्दता, आपकी विशालता, एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस रखने के बाद इतनी नॉर्मली आपने अपना समय इतना निकाला, इतने सारे व्यूज दिए। और हम भी इसकी अपने स्तर पे लोगों से चर्चा करेंगे कि एक बार वो सूनी फॉर्म देखें। सूनी फॉर्म वो ना देख सकते हो तो सूनी फॉर्म जो काम कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने देखा कि जो घी है वो मैं भी ऑर्डर करने वाला हूँ, मैं खुद बुलाऊंगा, मुझे पहले खुद ही यूज करना है क्योंकि वो चीज मुझे लगती है कि ये एक एक्यूरेट चीज है। तो ये सारी चीजें आप
यदि कोई मेहनत कर रहा है तो और हम उसका सीधा लाभ ले सकते हैं तो फिर उसमें संकोच क्यों करना चाहिए। तो ये एक सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो क्या कर सकते हैं लेकिन उसको छोड़ करके वो चीज करते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्किल पर होनी चाहिए। तो कहते हैं कि स्वामीनाथन का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे कि बदलाव का अगुवा बनना पड़ेगा, हमें चेंजेस को लीड करना पड़ेगा। तो जब चेंजेस को लीड करने की बात आती है तो इस वे में हम आपका नाम शून्य फॉर्म में कहीं आगे एज अ फर्स्ट स्टेप पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपने इतना समय हमें दिया और जरूर हम कभी न कभी शून्य फॉर्म पर आएंगे और आपसे सारा ज्ञान एक बार लेंगे और सून पानी में आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहे ताकि वहाँ इस चीज की जरूरत है और देश को भी इसकी जरूरत है। तो कुछ होगा तो जब साथ मिलकर कुछ करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, साथ मिलकर ही कुछ कर पाएंगे। लास्ट विशेस मैम, हैप्पी एनवायरनमेंट डे। You too, same to you. Thank you. Thanks a lot.